हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का अगला क्लास यानी कि संसाधन चैप्टर का 10वां क्लास होने वाला है। हम लोग संसाधन एवं उपयोग पढ़ लिए, प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए, जल संसाधन पढ़ लिए। आज यार अगले क्लास में ला करके ये वाला चैप्टर भी आपका समाप्ति हो जाएगा। ये संसाधन चैप्टर समाप्त हुआ ना तो समझ जाइए आपका आधा भूगोल का सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है, तो सब बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि आज की इस क्लास को हम एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता सके। ठीक है ना? सब बच्चे जल्दी जल्दी से बाबू तैयार हो जाइए, एकदम सब बच्चे तैयार हो जाइए ताकि आज हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें, एकदम तगड़ा, एकदम शानदार तरीके से हम आप लोगों को पढ़ा सकें। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, सब बच्चे तैयार हैं? सब बच्चे तैयार हैं बाबू? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए यस सर। अच्छा, गर्मी का छुट्टी आप लोग का कब खत्म हो रहा है? गर्मी का छुट्टी आप लोगों का खत्म कब हो रहा है बाबू? एक बार जल्दी से बताओ तो जरा। गर्मी का छुट्टी आप लोगों का खत्म हो रहा है कब? गर्मी का छुट्टी कब खत्म हो रहा है? 23 को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 23 को गर्मी की छुट्टी खत्म हो रहा है। अच्छा, गर्मी की छुट्टी खत्म होना तो हम बस ये मनाएंगे कि जल्दी से ना क्लास जो है वो मॉर्निंग से डे हो जाए, क्योंकि अगर क्लास मॉर्निंग रहता है ना तो सुबह वाला क्लास बंद करना पड़ता है, और मॉर्निंग अगर क्लास नहीं होगा, अगर डे होगा तो फिर सुबह वाला क्लास ऐसे ही चलते रहेगा। तो अब देखिए क्या होता है, डे होता है कि मॉर्निंग होता है। ठीक है, चलिए सब बच्चे तैयार रहिए भाई, अब आगे क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वन एवं वन्य संसाधन के, ये वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे ना। हम लोग पढ़ रहे थे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम आप लोगों को जो कुछ भी बताए हैं वो आपको बता देते हैं एक बार। कल हम आपको सबसे पहले वन के बारे में बताए थे और बताए थे कि वन दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। ये बताए थे ना कि वन दो तरीके के कौन कौन, तो एक प्राकृतिक वन और दूसरा मानव निर्मित वन, ये बता दिए थे कल। उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे कि वन के मामले में भारत जो है वो 10वां नंबर पे आता है, और पहला नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर पे रूस है। ये बताए थे हम आपको, भारत 10वां नंबर पे आता है। भारत में टोटल अगर वन का बात किया जाए तो सिर्फ 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। वही अगर रूस का बात किया जाए तो रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर का है। तो ये सब कुछ ना हम आप लोगों को बता दिए थे, और भी बताए थे कि पानी की रिपोर्ट के अनुसार कितना अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, धीरे धीरे वन घटने लगा है और बहुत कम वन बच गया है जिसको कि अभी बढ़ाने का जरूरत है। वन एवं वन जीवों का महत्व भी कल बता दिए थे कि वन का क्या महत्व है, वन जीवों का क्या महत्व है, ये कल बता दिए थे। वृक्षों के आधार पर वन के प्रकार बताए थे। वृक्षों के आधार पर वन के 5 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला अत्यंत सघन वन, दूसरा हो गया सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा यहाँ पे झाड़ियां, झाड़ियां ध्यान रखिएगा क्या हो गया बाबू, झाड़ियां, झाड़ियां एवं अन्य वन हो गया, और पांचवा मैग्रोव वन हो गया। तो ये 5 प्रकार के वन बताए थे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, कल ये सब बता दिए थे, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रशासकीय दृष्टि से, प्रशासकीय दृष्टि से वनों के प्रकार। याद रखिएगा, प्रशासकीय दृष्टि से, प्रशासकीय दृष्टि से वनों के प्रकार, प्रशासकीय दृष्टि से वनों के प्रकार। ये प्रशासकीय दृष्टि क्या होता है? प्रशासकीय दृष्टि मतलब कि जिस वन पर प्रशासन का पूरा अधिकार हो, इस वन पर प्रशासन एकदम दिन रात पहरा देने के लिए तैयार है, उसे ही कहते हैं प्रशासकीय दृष्टि। उसे ही क्या कहते हैं? प्रशासकीय दृष्टि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि प्रशासकीय दृष्टि से वन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रशासकीय दृष्टि से वन के कितने प्रकार, याद रखिएगा। सबसे पहला होता है आरक्षित वन, आरक्षित, सबसे पहला आरक्षित वन। दूसरा होता है रक्षित वन, दूसरा होता है रक्षित वन, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, अच्छा कल हम आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाए थे वो आप लोग रिवीजन किए थे? बताओ तो बाबू, कल आप लोगों को हम जो कुछ भी पढ़ाए थे वो आप लोग रिवीजन किए थे? एक बार बताइए। कल भाई शाम में क्लास नहीं हो पाया क्योंकि कल दोपहर में ना हम थोड़ा अपने गांव चले गए थे। ठीक है, कल दोपहर में कुछ ऐसा एक काम आ गया जिसके वजह से ना हमें गांव जाना पड़ गया, और गांव गए तो उधर से लौटने में ना लगभग रात का 9-10 बज गया था। तो ये दिक्कत हो गया जिसकी वजह से कल वाला क्लास हम नहीं ले पाए, लेकिन आज हम उसका भरपाई करेंगे। आज हम सोच के आए हैं कि ये वाला क्लास हम लंबा लेंगे, ठीक है ना। आज उसका भरपाई करेंगे, कल जो क्लास शाम में नहीं हुआ उसका भरपाई अभी हम सुबह में करेंगे। आज ये वाला क्लास हम थोड़ा लंबा लेंगे, ठीक है ना, ताकि आज का ये भरपाई हो जाए। ठीक है, कल आप लोग रिवीजन किए थे,
देखिए कुछ बच्चे यस सर लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नो सर लिख रहे हैं। यस सर हाफ किए थे, हाफ ड्यूटी कर रहे हो आजकल। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, रिवीजन सबसे अच्छा चीज है, रिवीजन के बिना पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासकीय दृष्टि से वन के प्रकार, प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं प्रशासकीय दृष्टि से वन के कितने प्रकार होते हैं, यही ना देखना है। सबसे पहला चीज आप लोग ये याद रखिएगा आरक्षित वन के बारे में। किसके बारे में? आरक्षित वन के बारे में। अच्छा ये बताइए, आरक्षित, आरक्षित को अंग्रेजी में कहते हैं रिजर्व्ड। आप लोग ट्रेन पे जाते होंगे कहीं पे तो टिकट कटाते हैं, ट्रेन पे कहीं जाते हैं तो टिकट कटाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि रिजर्वेशन करा लिए। समझिएगा, हम बड़ा बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ट्रेन पे आप लोग कहीं अगर जाते हैं तो कहते हैं कि हम रिजर्वेशन करा लिए, रिजर्वेशन करा लिए मतलब हमारा सीट जो है वो बुक हो गया। अब उस सीट पर कोई नहीं बैठ सकता है क्योंकि वो हमारा रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड मतलब आरक्षित होता है। तो जिस तरीके से आप अगर सीट को रिजर्व्ड कर लेते हैं तो उस सीट पर कोई नहीं बैठता है आपके सिवा। समझ रहे हैं ना? अगर आप ट्रेन का एक सीट का रिजर्वेशन कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, तो उस सीट पर कोई नहीं बैठता है। उसी प्रकार से कुछ वन ऐसा है जिसको सरकार ने रिजर्व कर लिया, कुछ वन ऐसा है जिसको सरकार ने एकदम रिजर्व कर लिया है कि आप किसी को घुसने नहीं देंगे। ना तो कोई पब्लिक आदमी घुसेगा, ना तो कोई व्यक्ति पशु चराने के लिए घुसेगा, ना तो कोई लकड़ी काटने के लिए घुसेगा, कोई नहीं घुसेगा, ठीक है ना। तो कुछ वन ऐसा होता है ना जिसको सरकार रिजर्व करके रखती है। क्यों रिजर्व कर लेती है? क्योंकि यह वन पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पर्यावरण के लिए जो चीज महत्वपूर्ण है अगर उसको बढ़िया से न संभाल के रखा जाए तो आम जनता जो है वो पशु चरा करके आधा पेड़ पौधा बर्बाद कर देगा, लकड़ी काट करके आधा पेड़ पौधा बर्बाद कर देगा, तो ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसलिए रिजर्व वन में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है ना, न तो पशु चारण और न ही लकड़ी काटने की अनुमति होती है, क्योंकि यह वन पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आरक्षित वन है प्यारे बच्चों, हम सबसे पहला बात करते हैं आरक्षित वन का है। हम सबसे पहला किसका बात कर रहे हैं? आरक्षित वन का। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं आरक्षित वन का। तो आरक्षित वन के बारे में ही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आरक्षित वन जो है यह पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यह पर्यावरण के लिए, यह पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यह पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यह जो वन होता है ना, यह पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहां न तो आप लकड़ी काट सकते हैं और न ही पशु चारण कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यह जो वन होता है इसका इसलिए सरकार भी ज्यादा ध्यान देती है क्योंकि यह बाढ़ संरक्षण से लेकर, ये बाढ़ नियंत्रण से लेकर के, भूमि अपर्दन से लेकर के मरुस्थल प्रसार को भी रोकता है। यानी कि अगर वन नहीं रहेगा तो धीरे धीरे मरुस्थल भर जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजों में उपयोग में आता है। दूसरी बात, यहाँ बहुत सारे वन्य जीव होते हैं और वैसे वन्य जीव होते हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, वैसे वन्य जीव, ये वन्य जीवों को भी रक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। और अगर देश में बात किया जाए, भारत में बात किया जाए, तो आधे से अधिक भाग पर इस प्रकार के वन है। लगभग 54% जो वन है वो आरक्षित वन ही है। 54% वन जो है वो आरक्षित वन ही है, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। जो कुल जितना भी वन है ना उसका 75% के आसपास लगभग आता है। 54% वन आरक्षित वन है। कहिए आगे सर इस प्रकार का वन देखने के लिए कहां मिलता है? आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आपको इस प्रकार का वन देखने के लिए मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश चले जाइए, वहां आपको इस प्रकार का वन देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तराखंड चले जाइए, वहां आपको वन देखने के लिए मिल जाएगा। आप केरला चले जाइए, वहां ये वन देखने के लिए मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब जगहों पर आपको ये वन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हाँ ठीक है ना। सर जेई में एक मैम का भी जुगाड़ करिए। अरे वाह, सर से पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है जो मैम को खोज रहे हैं आप लोग, बताओ बाबू। ठीक है ना। यह पर्यावरण के लिए काफी, पर्यावरण की जगह ना जलवायु कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, जलवायु के लिए, ठीक है ना। यह जलवायु के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन समझ में आ गया ना। यह जलवायु के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। तो प्यारे बच्चे हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं उसको आप लोग ना एक बार गौर से देखते जाइएगा, ठीक है ना। हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं उसको एक बार ना आप लोग अच्छे तरीके से गौर से देखते जाइएगा। क्लियर? बिहार में भाई बहुत कम वन है। आपको हम पहले बताए कि बिहार में वन जो है ना वो सिर्फ 7% है।
सोच लीजिए, सिर्फ 7% वन। क्या ही होगा 7% में? 7% में कुछ होता है? बिहार में सिर्फ 7% वन है, तब आप यही सोच लीजिए, ठीक है ना? हाँ बाबू, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो आरक्षित वन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आरक्षित वन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के वन हम आप लोगों को बताए, 3 प्रकार का वन, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहला हो जा रहा है आरक्षित वन। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उसे आरक्षित वन कहते हैं। जलवायु की दृष्टि से जो वन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए सरकार उसको रिजर्व रखी है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए सरकार उसको रिजर्व रखी है। अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता ना तो सरकार उसे रिजर्व नहीं रखती। तो ध्यान रखिएगा, जलवायु की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वन में न तो लकड़ियां काटी जा सकती है और न ही पशु चारण होता है। न तो लकड़ी काटा जाता है और न ही पशु चारण होता है ऐसे वन में। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु को नियमित रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो वन है, आपको बताए थे कि वन के कारण बाढ़ नियंत्रण भी होता है, भूमि संरक्षण यानी भूमि का अपरदन नहीं होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित जो वन है उन्हें सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र यानी कि 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। अगर आपसे पूछेगा कि देश में कितना प्रतिशत वन आरक्षित वन है, तो बताइएगा 54%, ठीक है ना? देश में कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? तो 54%। आरक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में है, जहां कुल वन क्षेत्र का 75% है। कुल वन का ना 75% जो है वो आरक्षित वन क्षेत्र है, ठीक है ना? देश भर में कुल वन क्षेत्र का, लेकिन ऐसे 54% जो है वो टोटल वन जो है ना, भारत में जितने प्रकार के वन है सब में 54% ये वन घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन आपको देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश में इतना वन है कि पूरे देश का 75% मध्य प्रदेश में। सोच लीजिए, मध्य प्रदेश में इतना वन है कि पूरे देश का 75% जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में है, अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा वन जो है वो किस राज्य में है, तो बताइएगा मध्य प्रदेश में है। बताओ बाबू जल्दी से, भारत में सबसे ज्यादा वन कहां है? भारत में सबसे ज्यादा वन कहां है? मध्य प्रदेश में। आप लोग देखते होंगे कि मध्य प्रदेश में नक्सली हमला ऐसे बड़ा होता है, ठीक है ना? उग्रवादी लोग, क्योंकि वहां वन ज्यादा है ना, वन के कारण लोग वहां जंगल में छिपे रहते हैं, सरकार को भी बड़ा चुनौती होता है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी ये सब वन आरक्षित वन पाए जाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में तो है ही, मध्य प्रदेश के अलावा इधर भी आप लोगों को ये सब वन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आरक्षित वन कहने का मतलब वैसा वन, समझिएगा जरा ध्यान से। आरक्षित वन कहने का मतलब क्या हुआ? आरक्षित वन कहने का मतलब हुआ कि जो जलवायु के लिए महत्वपूर्ण होता है। और बाबू ध्यान रखिएगा, यहां न तो पशुचारण करने की अनुमति है, यहां न तो पशुचारण करने की अनुमति है और न ही लकड़ी काटने की, और न ही लकड़ी काटने की अनुमति है। ना तो पशुचारण करने की अनुमति है और ना ही लकड़ी काटने की अनुमति है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऐसे जगह पे ना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आरक्षित वन। आरक्षित वन के बाद प्यारे बच्चों आता है रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। रक्षित वन क्या है? रक्षित वन में क्या होता है कि पशुचारण करने की और लकड़ी काटने की एक सीमित रूप से अनुमति दी जाती है, ठीक है ना? मतलब सरकार का परमिशन। देखिए, आरक्षित वन जो है वहां तो सरकार सीधे बोर्ड लगा दिया है कि नो एंट्री। आरक्षित वन में सरकार सीधे बोर्ड लगा दिया, नो एंट्री, घुसोगे बेटा तो जाओगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे ना सरकार एकदम सीधे बैन कर दिया है कि बेटा घुसोगे गोली चल जाएगा, ठीक है ना? घुसोगे पुलिस पकड़ के जेल लेके चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आरक्षित वन में सीधे, जहां से आरक्षित वन शुरू होता है ना, सीधे बाहर में आपको मिल जाएगा नो एंट्री। लेकिन रक्षित वन क्या है कि रक्षित वन में कुछ परमिट लिए जाते हैं और कुछ परमिट लेकर के आप अंदर घुस सकते हैं, लकड़ी भी सीमित मात्रा में काट सकते हैं और पशुचारण भी कर सकते हैं। लेकिन सब लोग नहीं, समझिएगा, सब लोग नहीं। जिसके पास लाइसेंस होगा घुसने का ना, वही जाकर के ये लकड़ी वगैरह काट सकता है। ऐसे तो जंगल से लकड़ी काटना ही अलाउ नहीं है। जानते हैं, पेड़ पौधा जो है वो इतना महत्वपूर्ण हो गया है आजकल, समझ लीजिए कि अगर आपके गांव में भी कोई हरा पेड़ काट देना, आप थाना में जाकर के शिकायत कर दीजिए, उस पर FIR हो जाएगा। अगर अपना पेड़ है, अपने खेत में पेड़ है, हरा पेड़ है, तो जाकर के शिकायत करिए, उस पर केस हो। हरा पेड़ किसे काट दिया? चाहे तो अपना ही पेड़ काहे नहीं था, अपने ही खेत में पेड़ काहे नहीं था, हरा पेड़ काटना ही एकदम समझिए कि कानूनन अपराध हो गया है।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो रक्षित वन जो है ना, इसको सरकार क्या करती है, रिजर्व नहीं रखती है, समझिएगा। रक्षित वन को सरकार रिजर्व नहीं रखती है, बस प्रोटेक्ट करती है कि भाई बचाया जाए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विशेष नियम बनाए जाते हैं और विशेष नियम के तहत पशुओं को चराने की आजादी दी जाती है और पशुओं को चराने के साथ साथ लकड़ी काटने की भी आजादी दी जाती है, ठीक है। लगभग 29% क्षेत्र पर यह वन आपको देखने के लिए मिलेगा। हम आपको क्या बताएं, वन क्षेत्र में विशेष नियमों के तहत, मतलब कुछ विशेष नियम होते हैं, उसके तहत पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। और 29% जो है वो रक्षित वन है। रक्षित वन कितना है बाबू, 29% है, ठीक है ना। रक्षित वन कितना है, 29% है। और रक्षित वन भी सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। सोचिए, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आरक्षित वन भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में और रक्षित वन भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के अलावा आपको जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी ये सब आरक्षित वन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपके गांव में कहां से आ गया आरक्षित वन जी, आपके गांव में कहां से आ गया? हम बिहार का कहीं पर नाम लिए हैं, हम बिहार का कहीं नाम लिए हैं कि बिहार में आरक्षित है? बिहार में सब है, ये नहीं है। बिहार में वन नहीं है, बिहार में है झाड़ जंगल, ठीक है ना, बिहार में वन नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो दो तरीके का हो गया, एक हो गया आरक्षित और दूसरा हो गया रक्षित। आरक्षित को बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट और रक्षित को बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि सरकार प्रोटेक्ट करती है। और तीसरा होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब जिसका कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना, अनक्लासिफाइड है। अवर्गीकृत कहने का मतलब हुआ कि ध्यान रखिएगा, यहां सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ठीक है ना, जो करना है करो, फ्री हैंड है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सभी प्रकार के वन या फिर बंजर भूमि जो सरकार का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी समुदाय का हो, ठीक है ना, वो सब बनाते हैं ये सॉरी किसमें, अवर्गीकृत में। नाम ही है अवर्गीकृत, जिसका कोई वर्गीकरण हुआ ही नहीं है, जिसका कोई कैटेगरी नहीं है, उसको रख दीजिए अवर्गीकृत वन में। हम भी हो सकते हैं मालिक किसी वन का, हो सकता है कि 10 बीघा में हम वन लगा दिए हो, 20 बीघा में वन लगा दिए हो, तो वो हमारा अवर्गीकृत वन में आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ स्वतंत्र रूप से आप पशु चरा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से लकड़ियां काट सकते हैं, लेकिन हरा पेड़ नहीं, सूखा हुआ पेड़ की लकड़ी काट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और सरकार इसे फ्री में नहीं, सरकार इसके लिए शुल्क लेती है, सरकार पैसा लेते, पैसा दो और जाओ, ठीक है ना, पैसा दो और जाओ, लकड़ी काटो, जो करना है करो, ठीक है ना, हाँ, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार का वन सिर्फ 17% आपको देखने के लिए मिलेगा। कितना? ओनली 17%, सिर्फ 17% वन जो है वो आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और ज्यादातर ये वन आपको गुजरात जैसे राज्यों में मिल जाएगा। कहां पे मिल जाएगा? ज्यादातर ये वन जो है वो गुजरात में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखना, वैसे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, सरकार इसके लिए शुल्क लेती है, ठीक है ना। सर, घूस सरकार भी लेती है। सरकार नहीं घूस लेती है तो और कौन लेता है घूस जी? हम घूस लेंगे। हम किस बात का घूस लेंगे? टारगेट बोर्ड में एडमिशन कराना, इसलिए घूस दीजिए, वो सबके लिए फ्री है, कोई भी आ जाए एडमिशन करा के चला जाए। लेकिन आप सरकारी काम करने जाइए, वहां पे घूस चलता है। प्राइवेट कामों में बहुत कम ही घूस चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सर, गर्मी की छुट्टी में आप घर नहीं जाएंगे? हे भगवान, कल एक दिन के लिए हम गए तो बच्चे लोग हल्ला करने लग गए, सर छुट्टी देके चले गए, छुट्टी देके चले गए, ठीक है ना, यही बात है। एक दिन के लिए गए, आप लोग इतना हल्ला कर देते हो, 2-4 दिन के लिए निकल जाएंगे, फिर तो कहेंगे कि सर सिलेबस, ठीक है ना। अब आप लोग गर्मी की छुट्टी मना लिए, हम कहां मनाए गर्मी की छुट्टी, तो मनाए ही नहीं। चलिए, लेकिन आप लोगों का एक आदत हमें बहुत अच्छा लगा कि गर्मी की छुट्टी में भी आप लोग छुट्टी ज्यादा नहीं मनाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास हमसे डेली कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो गर्मी का छुट्टी नहीं मना रहे हैं, या फिर मना भी रहे हैं तो पढ़ाई का भी साथ साथ ध्यान रख रहे हैं। कुछ बच्चे ना एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, गर्मी की छुट्टी मतलब भगवान का आदेश, कि बेटा भगवान का आदेश है कि ये मानना ही नहीं है, छुट्टी है मतलब पढ़ाई से कोई ताल्लुकात ही नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे तो ये मान लेते हैं गर्मी की छुट्टी है मतलब किताब को एकदम लॉकर में पैक कर दो, अभी 15 दिन के बाद निकलेगा ये, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसा मान लेते हैं, गर्मी की छुट्टी मतलब एकदम राष्ट्रीय छुट्टी घोषित इसको कर दो, ऐसा। तो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई पढ़ाई वही कर रहे हैं जिनको कुछ ना कुछ रैंक लाना है, जिनको कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाना है, ठीक है ना, यही बात है। तो ये सब ना बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। हाँ, अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा बिहार का, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जरा किसका? बिहार का, कि बिहार का क्या स्थिति है वन के मामले में। अभी तक हम तो सिर्फ इतना बता रहे थे कि 7% वन है, ओनली 7.1 होता है इसे एग्जैक्ट, लेकिन हम लोग 7% ही कहते हैं। तो बिहार में वन जो है ना वो सिर्फ कितना है बाबू? एक बार सारे बच्चे कमेंट करिए, एक बार सारे बच्चे कमेंट करिए ना कि बिहार में वन संपदा की स्थिति कितनी है, कितना प्रतिशत वन है? हाँ बताओ बाबू। फॉरेस्ट ऑफिसर, हाँ, वन की निगरानी के लिए ना एक ऑफिसर बनाया जाता है, उसको कहते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, ध्यान रखिएगा। अरे फॉरेस्ट ऑफिसर भाई बड़ा तगड़ा कमाई करता है, ठीक है ना, ऊपर वाला आमदनी उसका बहुत ज्यादा है फॉरेस्ट ऑफिसर का।
7%, बिल्कुल सही बात है, 7%, ठीक है ना। यानी कि बिहार में वन जो है वो 7% है। और बिहार में टोटल के गो जिला है? बिहार में जिला का संख्या कितना है बताओ जल्दी से बाबू, ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बिहार का, बिहार में वन का स्थिति, बिहार में वन का स्थिति। अगर बिहार में वन की स्थिति के बारे में बात करें, बिहार में वन के स्थिति के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहला की ध्यान रखिएगा, बिहार में सिर्फ 7% वन है। बिहार में सिर्फ 7.1% वन है। बिहार में वन कितना है? सिर्फ 7%, 7.1% वन है। बिहार में जिला की संख्या 38 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 38 जिला में से, 38 जिला में से, ध्यान रखना बाबू, 38 जिला में से 17 को जिला ऐसा है, 38 जिला में से 17 जिला ऐसा है, 17 जिला ऐसा है जहां वन समाप्त हो गया है, जहां वन समाप्त हो गया है। 38 जिला ऐसा है जहां वन क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। 17 जिला, ये 38 जिला में से 17 जिला ऐसा है कि वन एकदम समाप्त हो गया है, मतलब वन है ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब वन आपको कहां कहां देखने के लिए मिल जाएगा? चलिए आप लोग अपने अपने जिला का नाम बताओ, उसमें से हम बताते हैं कि वन का स्थिति कहां कहां पर है। देखिए आपका जिला है कि नहीं है, ठीक है ना, आपका जिला है कि नहीं। हमारा जिला तो है, हमारा जिला है, हमारा जिला है, हमारा जिला है नालंदा जिला। तो नालंदा जिला तो एक बच रहा है भाई, ठीक है ना, नालंदा जिला एक बच रहा है जहां की वन का स्थिति बेहतर है, ठीक है। तो एक तो हमारा जिला हो गया, बाकी आप लोग अपने अपने जिला का नाम बताओ, हम बता देते हैं कि वहां वन का स्थिति बेहतर है कि नहीं है। पश्चिमी चंपारण, हाँ पश्चिमी चंपारण में है। चलिए भाई पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पहला नंबर एकदम कंफर्म हो गया, पश्चिम चंपारण, ठीक है ना, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में वन का स्थिति है। पश्चिम चंपारण के अलावा बाबू याद रखना आप लोग, मुंगेर, मुंगेर में वन अच्छा खासा है। और उसके बाद याद रखना आप लोग नालंदा, ठीक है ना, पश्चिम चंपारण, मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, ठीक है ना। जमुई जिला वालों, जमुई में भी वन बचा करके आप लोग रखे हो, बांका में भी वन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो जमुई वाले लोग और बांका वाले लोग थोड़ा प्रसन्न हो जाइए। उसके बाद गया जिला वाला, गया जिला वाला भी बेचारा वन बचा करके रखा है। कैमूर जिला वाला, कैमूर वाला भी जो है ना वो वन को बचा करके रखा है। कैमूर के अलावा चले जाइए रोहतास, ध्यान रखिएगा रोहतास, तो रोहतास में भी वन का स्थिति जो है वो बहुत बेहतर है अभी, ठीक है ना। और एक हो जाएगा औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद। तो ये औरंगाबाद में भी इतना जिला ऐसा है जहां वन का स्थिति बेहतर है, समझ में आ गया, इतना जिला ऐसा है जहां वन का स्थिति। पटना जिला में कहां वन है? पटना जिला में कहीं, पटना जिला तो पूरे आप लोग घूम लिए हो, कहीं पर वन आपको मिला है वैसा घनघोर वन? बताओ बाबू, पटना जिला इस समय वन नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, 3700 वर्ग किलोमीटर में वन जो है वो फैला हुआ है, 3700 बिहार में, ठीक है ना। बिहार में अगर बात किया जाए, बिहार में अगर बात किया जाए तो 3700 वर्ग किलोमीटर, 3700 वर्ग किलोमीटर में वन फैला है, वन फैला है, 3700 वर्ग किलोमीटर में वन जो है वो फैला हुआ है। बताओ भाई, क्लियर हुआ? तो ये है बिहार में वन का स्थिति। परीक्षा में सवाल आता है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें, ठीक है ना। बिहार में वन संपदा के वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। बाबू अगर बिहार में वन संपदा के वर्तमान स्थिति के बारे में पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे? हैं? अब आप लोग छोड़ दीजिए ना, अब इधर ध्यान दीजिए, अब आप लोग अपने अपने जिला का नाम छोड़ दीजिए, जो बताना था जो बता दिए, ठीक है ना, ठीक है। देखो बाबू, गोपालगंज चाहिए नहीं है तो कैसे बता दे? कह रहा है सर गोपालगंज के बारे में को बता दीजिए, झूठो नहीं ना बता देंगे। आप लोग परीक्षा में गोपालगंज लिख देंगे, सर अपन जिला का नाम लिखे नंबर में काट लिया, ठीक है ना, हाँ तब गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया ना बिहार में। तो बाबू ये क्वेश्चन आएगा कि बिहार के वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि बिहार में वन संपदा के वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। परीक्षा में आएगा, किस तरीके से लिख देंगे? लिख देंगे कि बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया। अब थोड़ा बिहार विभाजन के बारे में बताते हैं, रुक जाओ। बिहार विभाजन कहने का मतलब क्या हुआ? 2000 ईस्वी में बिहार जो है वो झारखंड से अलग हो गया था। पहले झारखंड कोई राज्य नहीं था, बिहार में ही जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि झारखंड वाला बोला कि हमको भाई अलग कर दो, ठीक है ना। तो बिहार से झारखंड अलग हो गया, झारखंड अपना एक अलग राज्य बन गया और बिहार अपना एक अलग राज्य बन गया। जैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ ना, बिहार बेचारा गरीब हो गया। कहिए कैसे? जितना भी खनिज था झारखंड में, चले जाइए आपको अब्रक मिलेगा, कोयला मिलेगा, ये सब लोहा का कुछ खदान मिलेगा, ये सब ना झारखंड में आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी खनिज था सब झारखंड में चला गया, बिहार में कुछ नहीं बचा, पूरा खनिज झारखंड में।
उसके अलावा वन की अगर बात करें तो झारखंड वाले क्षेत्र में वन भी बहुत ज्यादा था, तो पूरा वन भी कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। तो बिहार विभाजन के बाद बिहार में बचा क्या, बिहार में कुछ नहीं बचा, बस थोड़ी बहुत कृषि लायक भूमि बच गई, ठीक है ना। तो बाबू ध्यान रखिएगा, बिहार विभाजन के बाद अगर कहा जाए कि घाटे में कौन रहा, फायदे में कौन रहा, तो बिहार विभाजन, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार बहुत घाटे में रहा, फायदा सबसे ज्यादा हुआ झारखंड को। झारखंड को खनिज भी मिल गया और वन संपदा भी मिल गया, ठीक है ना, वन संसाधन भी मिल गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया। बिहार विभाजन कब हुआ था पता है बच्चों को, बिहार विभाजन कब हुआ था पता है, बताओ तो जल्दी से, बिहार विभाजन कब हुआ था, बताओ 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 भाई। सिवान जिला में वन है, सिवान जिला में कितना वन है, देखिए जो किताब में लिखा हुआ था हम आपको उस राज्य का नाम बताएं। तुम सिवान कभी गए नहीं है घूमने के लिए कि आपको हम वन, सिवान के कभी जंगल में घूमेंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, कि हाँ भाई यहाँ पर हुआ है, ठीक है। फिलहाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार विभाजन कब हुआ, याद रखिएगा बिहार विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार विभाजन कब हुआ था, बिहार विभाजन, बिहार विभाजन कहने का मतलब कि बिहार से झारखंड, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो बाबू जब बिहार का विभाजन हुआ तो उसके बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। बिहार विभाजन के बाद बिहार में क्या बच गया, तो कृषि योग्य भूमि बच गया, केवल 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा हुआ है। कितना हेक्टेयर में, 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा हुआ है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। वैसे तो बिहार के 38 जिला में से 17 जिला में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। अभी आपको बताया ना कि बिहार में 17 जिला में वन क्षेत्र जो है वो समाप्त हो गया है। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जो 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना फैला हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर बिहार में वन का स्थिति पूछे तो कुछ डमाडोल स्थिति है। बिहार में वन का स्थिति कोई खास नहीं है, बहुत डमाडोल स्थिति है। और हम बिहारी होने के नाते कहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वन लगाइए, ठीक है ना, पेड़ पौधा खूब लगाइए, खूब पेड़ पौधा लगाइए, ठीक है, क्लियर। तो बाबू यहां तक आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार में वन संपदा की स्थिति हम आप लोगों को बता दिए। अच्छा, वन विनाश के कौन कौन से कारक हैं, आप लोग बता सकते हैं, आखिर वन विनाश क्यों हो रहा है, बताओ तो बाबू जल्दी से एक बार। वन विनाश के कारक, वन विनाश के कारक, वन विनाश के कारक, कोई बच्चे बता सकते हैं कि आखिर वन विनाश के कौन कौन से कारक हैं, आखिर वन जो है वो विनाश क्यों हो रहा है, वन विनाश का कौन कौन सा कारक है, बताओ बाबू। कोई कारण तो होगा ना जिसके कारण से वन का धीरे 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 विनाश हो रहा है, बताइए जल्दी से। पेड़ पौधों का एक गुण होता है कि जीवन भर में कुछ ना कुछ देता है, जब तक उसका जीवन है हम लोगों को देते रहेगा। जैसे देखिए ना, अभी आम का सीजन आया, आम के सीजन में पेड़ पौधे हम लोगों को मीठा मीठा आम दे रहा है। पेड़ पौधा पहला चीज तो कि आपको ये जान बचा रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। दूसरा चीज कि मीठा मीठा आम दे रहा है। आम भाई खा करके ना दिल गदगद हो जाता है। अभी हम अगर बात करें, अभी प्रत्येक दिन कम से कम हम 2-4 आम जरूर खा लेते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक दिन अभी हम 2-4 आम खाते हैं। तो ये आम कहां से आ रहा है, आम के पेड़ से आ रहा है। तो आम ऐसा चीज, मतलब वृक्ष ऐसा चीज जो हमें जीवन भर कुछ ना कुछ देते रहता है। अभी देख लीजिए आम का, अभी लीची का समय गया था, जानते हैं पेड़ पौधे अगर ऐसे हैं कि सालों भर आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, सालों भर कुछ ना कुछ फल देते रहता है। ये अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरीके के फल देते रहेंगे। जैसे देखिए अभी कुछ दिन पहले देख लीजिए, लीची का सीजन अभी है ही, ज्यादा मतलब पूरा तो नहीं गया है, लीची का सीजन अभी बचा हुआ है। लीची का सीजन जैसे जैसे खत्म हुआ, देखिए तुरंत आम का सीजन आ गया। अब लोग क्या है, आम खाना शुरू कर दिए, जामुन खा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई आम जो है ना बड़ा बेजोड़ है, ऐसे ही उसको फलों का राजा नहीं कहा गया, सबको पसंद आता है। कोई ऐसा व्यक्ति ना जो कह दे कि हमको आम अच्छा नहीं लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति ना जो आम अच्छा नहीं। आप लोग आम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, अभी आप लोग अभी आम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, चुरा के खाते हैं। कहा है भाई इतना सस्ता तो आम हो गया है? इतना सस्ता तो आम हो गया है, बताइए 100 रुपया में 2.5-3 किलो आम दे देता है, ठीक है ना। तो अब इससे सस्ता आम क्या होगा। देखिए कोई भी फल हो या कोई भी हरा सब्जी हो, आप लोग जब सस्ता होता है ना तो खूब खाइए। हमारे एक सर हुआ करते थे, सरवन सर करके उनका नाम था, तो वो बताते थे कि महंगा है तो मत खाओ। अरे शुरुआत में जब सीजन शुरुआत है, जैसे आम में देखते हैं, जब एकदम शुरू आम आया मार्केट में तो आम 100 रुपए किलो था, ठीक है ना। अब देखिए आम को कोई पूछ नहीं रहा है, आम एकदम सस्ता हो गया। जब सस्ता हो जाए ना तो खूब खाइए, मन भर खाइए एकदम, ठीक है ना, एकदम दिल गदगद हो जाए तब तक खाते रहिए, ठीक है ना। तो वैसे ही आम खूब खाइए, अभी सस्ता है, फिर आएगा जी, फिर 1 साल के बाद है ना आएगा।
आम अभी अगर नहीं खाओगे तो फिर अगला साल नसीब होगा, यानी कि 1 साल के बाद। एक साल में का होगा का ना होगा जो कौन जानता है, इसलिए दबा करके खाइए, पूरा चोभ जाइए एकदम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पूरा पूरा एकदम चोभ जाइए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सब ये वन विनाश के कौन कौन से कारक हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला कारक तो है बाबू जनसंख्या वृद्धि, सबसे पहला कारक यही है, ठीक है ना। वन विनाश के कारक में सबसे पहला कारक है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि सबसे पहला कारण है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या इतना बढ़ रहा है कि उसके लिए भोज्य पदार्थ चाहिए ना। देखिए खेत सीमित है, जितना खेत आज से 40-50 साल पहले था, 100 साल पहले था, उतना ही खेत आज है। खेत न तो बढ़ रहा है, जहां तक कि घट ही रहा है। लोग कृषि करने लायक भूमि पर घर बना दे रहे हैं, फैक्ट्री बना दे रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो कृषि लायक जो भूमि है, खेती करने लायक जो भूमि है, वो धीरे धीरे तो घटते जा रहा है। खेती करने लायक भूमि धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और खेती करने लायक भूमि घटते जा रहा है। तो भाई लोगों को भोज्य पदार्थ, भोजन कहां से मिलेगा, भोजन कहां से मिलेगा? जंगल को लोग काट रहा है, जंगल को काट करके लोग खेती कर रहा है। तो सबसे पहला तो ये हो गया, ठीक है ना, कि भोज्य पदार्थ। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, नए करने जगह मिल रहा है तो जंगल काट करके रह रहा है, ठीक है ना। नया नया उद्योग बन रहा है, नया नया उद्योग बन रहा है, तो उसमें ये वनों को काट दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि अडानी ग्रुप जो है वो कई एकड़ जंगल को साफ कर दी है अपना फैक्ट्री खोलने के लिए, कई एकड़ जंगल को साफ कर दी है फैक्ट्री खोलने के लिए। जंगली जानवर सब ना गांव घर में घूम रहा था, समझ में आ गया ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। तो वन विनाश का पहला कारक जनसंख्या में वृद्धि। आप लोग बताओ बाबू, आप लोग बताओ दूसरा कारण क्या है? अरे हो गया, आम खा लिया आप लोग, हम समझ गए। कोई कह रहा है हम ये सिंदूरिया आम खाते हैं, कोई कह रहा है कि हम मालदा आम खाते हैं, हो गया, हम समझ गए। आम मतलब आम, चाहे कोई भी आम रहे हो, ठीक है ना। चलिए सर आम भेज दीजिए, दवा के खा, सर आम भेज रहे हैं दवा के खा लीजिएगा। अच्छा आम भेज रहे हो, आपके तरफ 10 रुपए केजी आम मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है बताओ भाई। 2-4 बोरा आज हम भी लेकर के आ जाएं आज, हैं? तुरंत पहुंच जाएंगे, 2-4 बोरा खरीद लेंगे, ठीक है ना। अपना खूब बढ़िया से मौज से एकदम खाते रहेंगे, खूब बढ़िया से मौज से एकदम खाते रहेंगे, 2-4 बोरा आम एकदम, ठीक है ना। चलिए तो बाबू हम आप लोग को बता रहे थे पहला कारण क्या है वन की कटाई का, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है अनियंत्रित पशुचारण, अनियंत्रित अनियंत्रित पशुचारण, अनियंत्रित पशुचारण। दूसरा क्या है? अनियंत्रित पशुचारण। पहला तो हो गया ये चीज, ये पहला तो हो गया जनसंख्या वृद्धि। दूसरा क्या हो गया? अनियंत्रित पशुचारण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है? तीसरा कारण क्या है? कृषिगत भूमि का फैलाव, कृषिगत भूमि का फैलाव, यानी कि खेती करने लायक जो भूमि है, खेती करने लायक जो भूमि है ना, वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कृषिगत भूमि का फैलाव जो है, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट। तो कृषिगत भूमि का फैलाव, तो भाई कृषिगत भूमि धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? फैलते जा रहा है, ठीक है ना। चौथा, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना का विस्तार, ध्यान रखिएगा। नदी घाटी, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना का, नदी घाटी परियोजना का विस्तार। नदी घाटी परियोजना जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे आपको हम बताए थे नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ाए थे ना, उसमें मेघा पाटेकर क्यों आंदोलन की थी? क्योंकि पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था, ठीक है ना, बहुत सारे जंगलों को, वनों को काटना था। इस
इसलिए यह सब आंदोलन हो रहा था। तो नदी घाटी परियोजना का विस्तार हो रहा था। तो जब भी नदी घाटी परियोजना का विस्तार होता है तो वनों को काटा ही जाता है। चौथा के बाद पांचवा है खनन। तेजी खनन में वृद्धि, ऐसे कर लीजिए, खनन में वृद्धि, खनन में वृद्धि। तो खनन जब होता है ना, खनन जब होता है तो खनन के कारण भी मतलब बहुत ज्यादा वन को काटा जाता है। खनन के कारण भी वन को बहुत ज्यादा काटा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक हो गया क्या, खनन। और पांचवा, छठा नंबर हो गया बाबू, रेल मार्ग एवं रेल मार्ग एवं रेल मार्ग एवं सड़क, रेल मार्ग एवं सड़क का विस्तार। जब रेल मार्ग और सड़क का विस्तार होता है तो वन को बहुत ज्यादा काट दिया जाता है। तो रेल मार्ग और सड़क का विस्तार होता है ना, तो वनों का कटाई बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, रेल कहीं कहीं पर जब ट्रेन जाता है ना तो पूरा एकदम इसी से होकर के जाता ही है। आप ऐसे देखिए, फोटो में जरा देखिए, जंगल को काट करके ही रेलवे ट्रैक बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, बताओ बाबू। और यहां पर देखिए, जंगल को काट करके सड़क बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जंगल को काट करके सड़क बनाया जा रहा है। तो आप जरा इस दोनों फोटो को गौर से देखिए। पहला तो कि ये जंगल को काट करके रेलवे का ट्रैक बनाया गया, जंगल को काट करके रेलवे का ट्रैक बना। भाई जनसंख्या ही इतना तेजी में बढ़ रहा है कि जनसंख्या के लिए ये सुविधा तो देना पड़ेगा ना, यातायात वाला सुविधा। तो जनसंख्या के लिए वन को काट करके रेलवे ट्रैक बना दिया गया। जनसंख्या के कारण देख लीजिए, पूरा वन से भरा हुआ जगह को पूरा साफ कर दिया और साफ करके रोड बनाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे यही सब हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ बाबू? बताइए जल्दी से, यहां तक क्लियर हुआ हो तो जल्दी से एक बार बता दीजिए। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? क्लियर? तो प्यारे बच्चों, वन जो है ना वो अनेक कारणों से आजकल विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहला कारण क्या समझ में आया? सबसे पहला कारण तो यही समझ में आया कि जितना जनसंख्या बढ़ेगा वन उतना ही तेजी में घटेगा। ठीक है ना, जनसंख्या जितना बढ़ेगा वन उतना ही तेजी में घटेगा, ये बात तो एकदम कंफर्म है। अगर वन को बचाना है तो जनसंख्या को भी घटाना पड़ेगा। वन को बचाना है तो सभी व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये वन को बचाने के लिए बहुत सारे कारक हैं, ध्यान रखिएगा। यहां तक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि वन का पर्यावरणीय महत्व। वन का महत्व क्या है ये आपको हम बताते हैं। ठीक है ना, परीक्षा में सवाल भी आता है कि वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन का क्या महत्व है आपको तो हम बताइए दिए हैं कि वन का क्या महत्व है। भाई वन के कारण ही हमारा जीवन है, इससे बड़ा और महत्व क्या हो सकता है, बताइए। ठीक है ना, वन में जो भी वस्तु है, हर एक वस्तु का उपयोग हम लोग करते हैं, हर एक वस्तु का उपयोग हम लोग करते हैं, चाहे खाने के लिए करें, चाहे ईंधन के लिए करें, चाहे फर्नीचर के लिए करें। आज आपके घर में ये चौखट है, किवाड़ी है, जिसको गेट बोलते हैं, दरवाजा, बेंच, टेबल, कुर्सी, जो कुछ भी है, सब कुर्सी, ये सब क्या बोलते हैं, लकड़ी का ही बना हुआ है। पलंग हो गया, चौकी हो गया, बैठने वाला जो कुछ भी है ना, सब प्यारे बच्चों किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का। लकड़ी आ कहां से रहा है? जंगले काट के ना रहा है जी। आजकल बाजार में जो देख रहे हैं, इतना सारा लकड़ी जो आ रहा है, कहां से आ रहा है? काट करके, जंगल का ही काट करके, जंगल का ही सफाया करके आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वन का पर्यावरणीय महत्व बहुत ज्यादा है। वन का जितना ज्यादा महत्व है ना, कि वन कह सकते हैं कि कम से कम 33% तो वन होना ही चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में 33% वन है नहीं, बहुत है। तो प्यारे ये बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वन के ये वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करिए, तो लिखेंगे कि वन जो है वो मानव सभ्यता, वन जो है वो मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया था। मानव का सभ्यता का ही विकास वन से हुआ है। कल हम आपको बता रहे थे, आदिकाल से ही वन और वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का सदुपयोग करते आ रहे हैं। यानी कि बहुत समय पहले से ही वन में पाए जाने वाले वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वन न केवल वर्षा में सहायक है, बल्कि जलवायु नियंत्रण और आहार श्रृंखला से लेकर के ईंधन, फर्नीचर आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्यों में भी सहायक है। यानी कि वन के कारण वर्षा तो होता ही है, वन जो है वो वर्षा में तो सहायक ही है। इसके अलावा जलवायु नियंत्रण, जो मौसम परिवर्तन होता है, समय पर बारिश आना, समय पर जाड़ा आना, समय पर ये गर्मी आना, ये सब जो होता है, ये सब प्यारे बच्चे, आहार श्रृंखला, हम लोग खाना खाते हैं, बहुत सारे फल फूल वन से हमें मिलते हैं, ईंधन, फर्नीचर, ये सब हमें वन से प्राप्त होते हैं। यदि
33% क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से बन रहे तो समय पर वर्षा भी होगा, मिट्टी अपरदन पर भी रोक होगा और अन्य आपदाओं को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। तो वन कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33%। हर हाल में 33% वन तो होना ही चाहिए। 33% से कम वन रहना नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो 33% वन तो हर हाल में होना चाहिए, इससे कम तो वन होना ही नहीं चाहिए। वन में ना बहुत तरह के जड़ी बूटी भी पाए जाते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। अनेक तरह के जड़ी बूटी आपको वन में देखने के लिए मिल जाएगा, अनेक तरह का जड़ी बूटी। प्यारे बच्चों, यहां तक कि सबसे खतरनाक रोग है कैंसर रोग, और कैंसर रोग का भी जड़ी बूटी वन में आपको मिल जाता है, ठीक है ना। पहले के जमाने में साधु महात्मा क्या करते थे? टैबलेट खाते थे, मेडिकल स्टोर से जाकर के ना पैरासीटामोल खरीद लेते थे, हैं? पहले के साधु महात्मा या फिर पहले के जो विद्वान लोग थे क्या करते थे? पैरासीटामोल खाते थे जी बुखार लगने पर, ना वन में से वो जड़ी बूटी खा लेते थे, उनको ठीक हो जाता था, ठीक है ना। तो वन का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैंसर जैसे खतरनाक रोग में इसका उपचार होता है। एक पौधा होता है ये वन में जिसका नाम है टैक्सोल, ठीक है ना, टैक्सोल, ध्यान रखिएगा। तो टैक्सोल नामक जो पौधा हो जो है ना, ये कैंसर रोग में उपयोग किया जाता है। ये टैक्सोल नामक जो पौधा है ये कैंसर नामक रोग में ना बड़ा उपयोगी होता है। परीक्षा में आएगा प्यारे बच्चों कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। देखिए, ये होता है कैंसर का कीटाणु जो कि मरता ही नहीं है। इसको हाई टेम्परेचर से मारा जा सकता है, सिर्फ गर्मी देकर के इसको मारा जा सकता है, ऐसे नहीं मरेगा। जिस व्यक्ति के शरीर में अगर एक बार कीटाणु आ गया ना, व्यक्ति का जान ले लेता है। कैंसर जानलेवा बीमारी है, कैंसर जो है वो जानलेवा बीमारी है, ध्यान रखिएगा। तो कैंसर का उपयोग बाबू ध्यान रखिए, ये कैंसर को ठीक करने के लिए एक पौधा आता है जिसका नाम है टैक्सोल। तो टैक्सोल नामक पौधे का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना कि कैंसर एक इतना खतरनाक बीमारी है कि समय पर यदि पता ना चले तो यह लाइलाज हो जाता है। लाइलाज मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर समय पर, जैसे देखिए कैंसर का भी ना स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में चल गए ना, लास्ट स्टेज तो छोड़िए, सेकंड थर्ड में भी पहुंच गए ना, तो फिर बचने का चांस न के बराबर हो जाता है। अगर कैंसर से बचना है तो फर्स्ट स्टेज में ही आपको इलाज शुरू करा देना चाहिए। बहुत सारे कैंसर वाले लोग ही वो हम देखे हैं, खूब पैसा रहने के बाद भी मरते हुए। खूब पैसा है फिर भी कैंसर के कारण मर गया। पैसा भी उसका जान नहीं बचा पाता है, ठीक है ना। सब जगह विदेश देश सब जगह घूम लिया लेकिन उसका जान नहीं बच पाया, ठीक है। तो कैंसर लाइलाज बीमारी है अगर इसका समय पर पता न चले तो, ठीक है ना। अनेक प्रकार के बीमारियों का, चूंकि कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु फिर भी भारतीय औषधियां जगत के अनुसार एक विशेष प्रकार का टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि के लिए रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सदाबहार वृक्षों के छाल टैक्सोल विकेटा और ये प्रविफोलियो से प्राप्त किया जाता है। यानी कि टैक्सोल एक पौधा है जहां से आप लोगों को यह देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना? क्लियर? देखिए एक बच्चे लिख रहे हैं, प्रिया लिख रही है कि माई मॉम कैंसर से डेथ हो गई। ओह सॉरी। भाई कैंसर के कारण ना बहुत सारी मृत्युएं मतलब मृत्यु हो रहा है। आप ना कभी कैंसर का कितना, आप लोग को लगता होगा कि कैंसर बहुत कम होता है। भाई कैंसर अगर देखना हो ना, कभी पटना महावीर कैंसर संस्थान में आइए। महावीर कैंसर संस्थान, जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे भीड़ देखते हैं ना कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए भीड़ होता है, वैसा ही भीड़ होता है कैंसर वाले रोगियों का। पटना महावीर कैंसर संस्थान हम एक बार गए थे, देख करके हालत खराब हो गया। किसी का पाइप इधर से घुसैले है, किसी का इधर से घुसैले है, किसी का पेट से पाइप घुसैले है। भाई मतलब किसी का मुंह नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी का यहाँ कैंसर हो गया इसको काट के हटा दिया, किसी के पेट में कैंसर हो गया उसको फाड़ के हटा दिया। भाई मतलब इतना खतरनाक स्थिति होता है कैंसर वालों का कि मत पूछिए। और इसलिए मना किया जाता है कि कोई भी ऐसा सामान मत खाइए जिससे कि कैंसर हो जाए। जैसे तंबाकू हो गया, लोग खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, सबसे कैंसर होता है, ठीक है ना। तो कैंसर से बचिए, कैंसर जानलेवा बीमारी है, बहुत जानलेवा बीमारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो यहां तक तो हो गया प्यारे बच्चों वन के ह्रास के कारक, ठीक है ना। आखिर वन इतना जो ह्रास हो रहा है उसका कारण हम आपको बता दिए, और वन हमारे लिए कितना उपयोगी है ये भी हम आपको बता दिए कि वन हमारे लिए कितना उपयोगी है, ठीक है ना। वन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वन है तो हमारा जीवन है, ध्यान रखिएगा। और वन के साथ साथ वन्य जीव भी प्यारे बच्चों उतना ही महत्वपूर्ण है। आजकल लोग वन्य जीवों को मार करके उसके खाल को बेचते हैं, उसके दांत को बेचते हैं, उसके सींग को बेचते हैं, बड़ा तस्करी करते हैं। आपको एक फोटो दिखाते हैं, देखिए एक व्यक्ति, मतलब बहुत सारे व्यक्ति पकड़ाया था बाघ का खाल बेचते हुए, देखिए ना, देख रहे हैं ना, बड़ा महंगा बिकता है, ठीक है ना, लाखों करोड़ों में इसका दाम होता है। तो बाघ का दांत हो गया, खाल हो गया, ये सब बड़ा बिकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इतने सारे व्यक्ति ना पकड़े गए थे खाल के साथ। क्या हो रहा है ना कि वन्य जीवों को लोग मार रहे हैं। हाथी में, जैसे वन में रहने वाला हाथी है, उसका दांत काट लेता है कि हाथी का दांत बड़ा महंगा बिकता है। बाघ हो गया, शेर हो गया, सिंह हो गया, इस सब का खाल लोग बेच देता है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर है जिसका खाल लोग बेच देता है। बहुत सारे जंगली जानवर है जिसका खाल लोग बेचता है और बेच करके खूब मोटा पैसा कमाता है।
लेकिन ऐसा चाहिए नहीं, चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वन्य जीव भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और वन्य जीव के ह्रास के कारण, पहला कारण तो यही है, देखिए वन्य जीव धीरे 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 खत्म होते जा रहा है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है? वनों की कटाई, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि हम लोग घर में रहते हैं और घर में कोई आकर के छीन लेगा, घर में कोई आकर के ढा देगा, तो हम लोग बेघर हो जाएंगे ना। कोई घर ही आकर के आपका ढा देगा तो आप बेघर हो जाइएगा। कोई आया घर को ढा दिया तो हम लोग बेघर हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। उसी प्रकार से जो जंगली जानवर हैं, जो वन्य जीव हैं, उसका घर क्या है? जंगल उसका घर है, वन है जो उसका आवास है। और वन का ही कटाई कर दिए, वन को ही साफ कर दिए तो उसका घर छीन लिया आप, तो घर छीन लिए तो बेचारा कहाँ जाएगा? अगर घर ही छीन लिए तो कहां जाएगा? दिक्कत में आ जाएगा ना। तो इसलिए वन्य जीव धीरे 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 आज विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, जिसके कारण से उसका आवास छीन गया है, ठीक है ना। तो वन्य जीव के भी ह्रास के प्रमुख कारक है, वन्य जीव के ह्रास के प्रमुख कारण है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कारण है वन्य जीव के ह्रास के, बहुत सारे कारण है। पहला तो यही बताया कि वन्य जीव के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जिससे इनका आवास छीन गया और ये बेघर हो गए। आज लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, वृक्षों की कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं, बेचारे का घर छीन गया है। तो जो वन्य जीव है ना, उनका घर छीन गया है, आज वो बेघर हो गए हैं। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है, पहला तो ये हो गया, क्लियर। चलिए दूसरा क्या है? अनियंत्रित पशुचारण। लोग गाय भैंस चराने के लिए जाते हैं, अनियंत्रित तरीके से उसको एकदम छुटा छोड़ देते हैं और पूरा जंगल में जो जो जंगल, ये जो झाड़ है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधा, जो कभी बड़ा पौधा बनता, जो कभी बड़ा पेड़ बनता, बड़ा वृक्ष बनता, उसको खा पी जाता है, ठीक है ना। तो अनियंत्रित पशुचारण से भी वन का ह्रास बहुत तेजी से हो रहा है, और वन का ह्रास होगा तो वन्य जीव का ह्रास होगा, ठीक है ना। वन्य जीव के ह्रास का बहुत सारा कारण है। पालतू पशुओं के द्वारा नियंत्रित चारण, ये बताइए दिए। रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का ह्रास हुआ है। लोग सड़क का जाल बिछा रहे हैं, रेलवे लाइन का जाल बिछा रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग धंधे खुल रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है? वनों का कटाई हो रहा है, वन का कटाई हो रहा है, तो वन्य जीव धीरे 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 ह्रास होते जा रहा है, ठीक है ना। और सबसे प्रमुख है कि वन्य जीवों के शिकार और इसके व्यापार से भी वन्य जीवों का ह्रास तेजी से हुआ है। अभी आपको बताया ना कि वन्य जीव का शिकार हो रहा है, वन्य जीव का शिकार हो रहा है, लोग इसका शिकार कर रहे हैं, शिकार करके बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो इसका ह्रास तो होना तय है। तो वन्य जीव के ह्रास का कारक ये भी है कि इसका शिकार हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वन्य जीव के भी ह्रास के बहुत सारे कारण हैं, जो कि हम आप लोग को बता दिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? हाँ, वन्य जीव के ह्रास के बहुत सारे कारक हैं, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर बाबू? हाँ, समझ में आ गया ना? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार जल्दी से बताइए तो सब लोग। वनों के ह्रास के कारण और वन्य जीवों के ह्रास के कारण लगभग सेम ही है, क्योंकि वन खत्म होगा तो वन्य जीव खत्म होंगे, तो लगभग सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बताओ बाबू। अब ज्यादा हो गया सर, अब आज भर रहने दीजिए। अच्छा, आज भर रहने दें। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? पहले ही बताओ, तब छोड़ेंगे, ठीक है ना। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम हर एक कॉन्सेप्ट हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, ताकि आप लोगों को एकदम रिजल्ट डिक्लेयर मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अब रहने दीजिए भाई। आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर अब रहने दीजिए, तब रहने दीजिए। इसको रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, पूरा पूरा इसको ना एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, और अच्छे तरीके से अगली क्लास में रिवीजन करके आइएगा। आप लोग रिवीजन करके नहीं आते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत यही है, ठीक है ना। आप लोग रिवीजन करके आइए। समझ में आ गया बाबू? आप लोग, ठीक है ना, रिवीजन करके आइए। रिवीजन नहीं करके आते हैं ना, तो फिर मन उदास हो जाता है। आप लोग रिवीजन करके आइएगा, और जरा जो बोलिएगा कि हाँ सर एकदम रिवीजन करके आए हैं, तब ना मजा आता है, तब ना मजा आता है। और पढ़ा दें? हैं? याद हो गया पूरा? अरे वाह, क्या बात है, पूरा याद हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है अगर याद हो गया तो। चलिए थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं क्या? नहीं, सब लोग एकदम कमेंट भर दिया, नहीं नहीं। ठीक है, तो रहने दीजिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम आपको फिर से वन्य जीव के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, तो अगली क्लास में फिर से वन्य जीव के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों बस यहीं तक अब समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आप लोगों से अब अगली क्लास में। आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से मन लगा करके रिविजन करके आइएगा, ताकि अगली क्लास में अगर हम कुछ पूछे तो आप लोग अच्छे तरीके से उसका जवाब दे पाए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।